तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए एसएससी जीडी का एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b को जोड़ देते हैं, तो जो नया औसत है वो 128 है। तो b का मान क्या होगा? तो अब आप समझिए, आप कह रहे हो कि आपके पास कितनी संख्या है? 28 संख्या है। तो 28 जो संख्या है उसका एवरेज कितना दिया है? 110। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर इन 28 संख्या में प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? आपका प्रत्येक में जोड़ दिया जाता है आपका b। जब प्रत्येक में b जोड़ दिया जाता है तो जो नया आपका औसत है वो कितना हो जाता है? 128। तो आप जानते हो कि प्रत्येक संख्या में जब कोई मतलब कि प्रत्येक संख्या में जब कोई नई संख्या जोड़ी जाती है, तो औसत भी उतना ही बढ़ जाता है जितना वो नई संख्या बढ़ती है। यानी जो पुराना औसत था वो आपका b बढ़ जाएगा और हो जाएगा 128। यानी पुराना औसत जो कि आपका 110 था, उसमें अगर हम b को जोड़ दें तो जो नया आपका औसत होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। नया औसत था आपका 128, 128 के बराबर हो गया। तो अब हमसे b की वैल्यू पूछ रहा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? अब आप 128 में से 110 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 18 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या कर लें? इरेज कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, वो कुछ इस तरीके से है कि रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपए का एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है, तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? यानी रिया है यहाँ पर, देखिए, रिया है यहाँ पर क्या कर रही है? कह रही है कि हमको चाहिए 25% का लाभ। तब तो वो लैपटॉप बेच देती है 35,000 रुपया में। लेकिन अगर उसको 30% का लाभ चाहिए होता है, तो लैपटॉप कितने रुपए में बेचना चाहिए उसको? यही हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। यानी पहला विक्रय मूल्य दिया हुआ है, पहला लाभ दिया हुआ है, दूसरा लाभ यहाँ दिया हुआ है और दूसरा विक्रय मूल्य आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो जब ऐसे प्रश्न दिए तो हमको कुछ नहीं करना चाहिए, एक फार्मूला लगाना चाहिए। विक्रय मूल्य दूसरा बराबर क्या होता है? पहला विक्रय मूल्य गुणे, यानी V1 गुणे 100 प्लस, अब L2 का मतलब क्या होता है? दूसरा वाला लाभ बटे 100 प्लस L1 का मतलब पहला वाला लाभ। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, को पीछे कर लेते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर जो है बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। अब देखिए, V1 का मान है कितना? 35,000। तो लिख देंगे 35,000 गुणे, अब देखिए 100 में अगर दूसरे वाले लाभ को जोड़ेंगे, यानी 100 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130 बटा। अब यहाँ पर 100 प्लस L1 है, तो 100 प्लस L1 का मतलब क्या होता है? अब 100 तो लिखा है, L1 का मान है 25, तो ये हो जाएगा 125। आप जानते हो कि 25 एक कम 25 और 25 चौका 100, और यहाँ बचेगा डबल जीरो, यानी ये हो जाएगा 1400। और 25 पंचे 125, और 5 से अगर हम 130 को काटे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि 5 दूना 10 और 5 छक 30, यानी हमारे पास जो बचा है वो बचा है आपका 1400 गुणित 26। अब 1400 गुणे 26 में अगर हम गुणा कराएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? तो आप कहोगे 14 छक 84,
हासिल लगेगा आपका 8। अब 14 दूना 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, यानी 36,400 रुपया आपका क्या आ जाएगा, दूसरा वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी रिया को अगर 30% का लाभ कमाना है उस लैपटॉप पर, तो उसको 35,000 में न बेचे, उसको बेचे 36,400 रुपया में। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और उससे पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा विजिबिलिटी कम होगी तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहले पहले बार ये सेटअप करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम भी नए हैं टेक्निकल मामले में, और सब कुछ नया ही है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेमी आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि हमारे पास इस तरीके से एक गोला है जिसकी त्रिज्या तो है 15, यानी आर का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अब इसी को पिघला दिया जाता है तो बनाया जाता है एक शंकु। इस शंकु का जो व्यास है, इस शंकु का व्यास है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 15/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का जो आधा होता है वो आपका होता है त्रिज्या। ठीक है, इतना होने के बाद अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। दिमाग ये कि जब भी किसी वस्तु को पिघलाया जाता है, वस्तु का आकार बदल जाता है, संरचना बदल जाती है, बट उसका आयतन नहीं बदलता। यानी इसका आयतन नहीं बदलेगा। जब आयतन नहीं बदलेगा तो जितना इस गोले का आयतन रहेगा उतना इस शंकु का आयतन रहेगा। तो गोले का आयतन बराबर हम लोग कर देंगे शंकु का आयतन, और इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। ये इसका क्या है, हाइट है। ठीक है, ये इसका क्या है आपका, हाइट। और ये जो तिरछा दिख रहा है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये होता है यल। ठीक है, तो हमको यल नहीं निकालना है, हमको निकालना है यच। तो गोले का जो आपका आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आप देखोगे कि 1/3/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 1/3/3 कटने के बाद पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ लिखा है 4 गुणे, अब इस आर की वैल्यू कितना है, 15 है। तो 15 गुणे 15, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार लिखा जाएगा। और इस आर की अगर वैल्यू देखें, ये है 15/2, तो लिख देंगे 15/2 गुणे 15/2। क्यों 15/2 गुणे 15/2 लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ये 2 बार है, मतलब कि स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यच है, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 15 से 15 इधर खत्म, 15 से 15 इधर खत्म, ये 15 चौका हो गया 60, और यहाँ पर हो गया 2 दूना 4, और 4 का गुणा अगर हम 60 में करा देंगे तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 240, यहाँ लिख देते हैं। कितना आ गया आपका, 240। और चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, और यही है हमारी ऊंचाई। यानी जो आपका शंकु है उसकी जो हाइट है वो कितना हो जाएगा आपका, 240 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और इसी तरीके से क्वेश्चन को देखते रहिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए। अब आपकी क्लासेस जो होंगी इसी बोर्ड पर होंगी और इसी तरीके से सेटअप के साथ होंगी। तो कैसा लगा ये सेटअप, ये भी बताइए, और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी हमको बताइए, ताकि हमको पता चले कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर लेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि यम1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, और यम2 अकेले उसी काम को
70 दिनों में पूरा कर सकता है। यम 3 की सहायता से वे उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यम 3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है 3 लोग हैं। कौन कौन है? एक का नाम है यम 1, एक का नाम है यम 2 और एक का नाम है यम 3। यम 1 किसी काम को 14 दिनों में करता है, यम 2 करता है उसको 70 दिनों में। अगर ये तीनों मिल जाएं, यानी यम 1 प्लस यम 2 और ये हो जाए यम 3, तीनों मिल जाए तो 7 दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि ये जो यम 3 वाला है वो उसी काम को कितने दिनों में करेगा, उसी काम को कितने दिनों में करेगा, यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तीनों काम यानी तीनों मिलकर जो काम किए रहते हैं उसमें से दो लोगों का काम को घटा देते हैं, तो जो बचेगा वो ऑलरेडी तीसरे का बचेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम यम 1 यम 2 और यम 3 के एक दिन का काम निकालें, यम 1 यम 2 यम 3 के एक दिन का काम निकालें तो ये हो जाएगा 1/7। वैसे यम 1 के एक दिन का काम निकालें तो ये हो जाएगा 1/14 और ये भाग में आएगा, इसमें आएगा भाग में। और अगर हम यम 2 का निकालें एक दिन का काम तो ये हो जाएगा 1/70 भाग। अब समझिए, अगर हम तीनों यानी यम 1 यम 2 और यम 3 के काम में से इन दोनों के काम को यानी यम 1 के काम को और यम 2 के काम को घटा दें तो जो हमारा बचेगा वो बचेगा आपका यम 3 का काम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको घटाएंगे, तो हम लोग घटाने वाले हैं 1/7 में से 1/14 माइनस 1/70। तो आप जानते हो कि इसका जो लसा होगा वो होगा 70, क्योंकि 14×5 = 70, 7×10 = 70, 70 × 1 = 70। तो अगर 7 से इसको काटे तो 7×10 = 70, 14×5 = 70 और 70 × 1 = 70, यानी ये हो गया आपका 10 -5 - 1। तो -5 -1 मतलब कितना हो जाएगा, -6। और -6 में से अगर हम 10 को घटा देंगे तो बचेगा आपका 4। तो 4/70 भाग आया। अगर इसको उलट देंगे तो दिन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि काम जो होता है वो समय का उल्टा होता है और समय काम का उल्टा होता है। यानी समय ज़्यादा लगेगा तो काम कम होगा और काम ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग उलट देते हैं। जब उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 70/4, यानी 70 का 4 टुकड़ा करिए तो कितना हो जाएगा, 17.5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 17.5 यानी 17.5 दिन। यानी जो यम 3 था उसको कितना दिन लगा, 17.5 दिन, मतलब 17 दिन पूरा और एक दिन आधा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है 17.5, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद इरेज करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और समझते रहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इरेज कर देते हैं। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन। लिखा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है? यहाँ पर ध्यान ये देना है, लिखा है अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट वो दे सकता है। यहाँ पे समझिए कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 100 रुपया, लेकिन जो उसका अंकित मूल्य है वो कितना अधिक है, वो अधिक है आपका 25%, मतलब 25 रुपया अधिक है, तो हो गया 125 रुपया। अब उसको लाभ कमाना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति लाभ तभी कमाता है जब वो क्रय मूल्य से ज्यादा मूल्य पर वस्तु को बेचता है। यानी अगर वो 100 रुपया का खरीदा है, अगर वो 1 रुपया ज्यादा भी बेचेगा तब पर भी उसको लाभ होगा। लेकिन अगर वो 0.5 पैसा भी कम बेचेगा तो उसको क्या होने लगेगी, हानि होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर वस्तु को लाभ में बेचना है यानी प्रॉफिट गेन करना है तो हमको क्रय मूल्य से नीचे तो नहीं बेचना पड़ेगा। यानी अधिकतम कितने मूल्य पर वो बेच दे,
अधिकतम वो क्रय मूल्य पर बेच दे तो उसको लाभ हो सकता है। लाभ नहीं होगा तो कम से कम उसकी पूंजी तो निकल जाएगी। तो इसीलिए हम लोग इसके इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो कितने का अंतर आ रहा है? 25 रुपया का। यानी वो अगर डिस्काउंट देगा अधिकतम से अधिकतम तो कितना दे सकता है? 25 रुपया दे सकता है। कितने पर? 125 पर। तो इसी का हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणे 100 और प्रतिशत, यानी 25/125 गुणे 100%। तो आप जानते हो कि 25 पंचे 125 होता है, 5 से 100 को काटोगे तो आ जाएगा 20%। यानी उसका जो आपका अधिकतम लाभ देने के लिए जो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा प्रतिशत में, वो 20% देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हो कि 20% है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन लगा देते हैं, तब तक हम बोर्ड को इरेज करेंगे और आप क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करिए हमारे साथ, ठीक है? देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, तब तक हम बोर्ड को क्या कर देते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है आपका भागु जोगू का, यानी भागु जोग का ये प्रश्न है। लिखा है आपका 555 प्लस 44 गुणे 2/11 माइनस 25 गुणे 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 555, ठीक है। और प्लस कितना है आपका? 44। और फिर गुणा में है 2, गुणा में है 2, फिर भाग में है 11, फिर आपका है -25 गुणे 3। तो सबसे पहले आप जानते हो भाग होता है, तो भाग मतलब 11 से भाग करेंगे 44 में तो कितना हो जाएगा आपका? 4। यहाँ पर कितना बचेगा? 4, क्योंकि आप जानते हो 11 चौक 44 होता है, ठीक है। तो 4 का गुणा अब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो गया? 8। अब ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो चुका, तो जो बचा 8, 8 को अगर हम 55 में जोड़ दें, यानी 555 में जोड़ दें, तो 8 5 13 होता है, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना? 563। अब ये 563 जब हो गया, तो 563 में से हमको घटाना क्या है? तो आप कहोगे कि देखिए यहाँ पर 25 का 3 में गुणा कर लीजिए, बचेगा आपका 75। तो 25 तिया 75, यानी हमको 75 को घटाना है। तो आप समझिए कि 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8, और यहाँ बच गया 5, तब 15 में से 7 जाएगा, बचेगा 8, और यहाँ हो गया 4। इसका मतलब ये है कि जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 488, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये चल नहीं रहा प्रॉपर तरीके से यहाँ, ठीक है। अब दिख रहा होगा। तो 488 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया फाइनल में। तो आप ऑप्शन नंबर बी में देखो तो 488 दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ते रहिए, उसके बाद हम लोग इसको हटा देते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक क्यारी की लंबाई है 7 मीटर। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता। देखिए, 3 चीजें लिखा है, एक है 70, एक है 84, और एक है आपका 112। इसका आप निकाल लीजिए मस। तो आप जानते हो कि 14 × 5 = 70 होता है, 14 × 6 = 84 होता है, और 14 × 8 = 112 होता है। तो जो इसका मसा आया वो कितना आ गया? तो आप कहोगे कि 14 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मसा कितना हो गया? 14। ये मसा आया, चूंकि जानते हैं कि ये क्षेत्रफल था, तो ये भी क्षेत्रफल ही आया होगा, यानी मीटर स्क्वायर में आया होगा। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसमें से हमको लंबाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। और चौड़ाई आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो कि चौड़ाई को निकालने के लिए हम लोग क्षेत्रफल जो कि अभी निकाले हैं 14 में लंबाई से भाग कर देंगे, तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। यानी जो लंबाई आएगी, लंबाई नहीं चौड़ाई जो आएगी, वो कितना आ जाएगी? 2 मीटर।
यानी वो जो फूलों की क्यारी की चौड़ाई हमसे पूछ रहा था, उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, आपको अगला क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए तब तक। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि यदि यक्स बराबर 2, तो 4x कामा यक्स प्लस 4 कामा 3x-1 का चतुर्थ समानुपाती बताइए। अनुपात और समानुपात का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एकदम धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिएगा। 20 क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप 20 क्वेश्चन के मालिक बन गए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है यक्स बराबर 2, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है आपका 4x, फिर लिखा हुआ है यक्स प्लस 4 और फिर लिखा हुआ है आपका 3x-1। तो सबसे पहले इन तीनों की वैल्यू पता कर लीजिए। इसको मानिए a, इसको मानिए b और इसको मानिए c। अभी हम बताएंगे कि हम a b c क्यों मान रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि पेपर में आप जब बैठेंगे तो आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो सवाल चुटकियों में लग जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 8। कैसे, 4x की जगह 2 रखोगे तो 4 दूना 8। ऐसे यहाँ 2 रखोगे, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 6। ऐसे यहाँ 2 रखोगे, 2 तिहाई 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5। देखिए, चतुर्थ समानुपाती का जो कंसेप्ट होता है, चतुर्थ समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये अनुपात हो गया a अनुपाते b, फिर समानुपाते c अनुपाते d। इस तरीके से अनुपात होता है, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d। अब ये जो चौथे स्थान पर है d वाला, यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो चौथे स्थान पर पूछा जा रहा है, तो ये फार्मूला होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। यानी अगर बाहर का गुणा कर दें, ए का डी में गुणा कर दें, तो बी का सी में गुणा कर दें, तो दोनों आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमसे डी वाला पूछ रहा है, ए का मान हमने पता किया है 8, गुणे डी कर देंगे, और बी का मान हमने पहले ही पता किया है 6, तो 6 कर देंगे, और सी का मान कितना है आपका 5 है, तो 5 कर देंगे। तो 6 पंचे हो जाएगा 30, यानी डी बराबर हो जाएगा 30, और ये गुणा में इधर हो जाएगा तो बटा में हो जाएगा। अगर इसको काट दें तो कितनी वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे 15 बटा के 4, यानी जो डी की वैल्यू आएगी वो कितना आ गया आपका, 15 बटा के 4 आ गया। तो अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी को ध्यान से देखें, डी वाले में दिया है 15 बटा के 4, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक हम बोर्ड इरेज करेंगे और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कि जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए। 4 वर्षों के बाद उस खाते में कुल धनराशि हो गई $1400। उस धनराशि पर साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए, जॉन ने जो जमा किया, तो जमा की गई अथवा निकाली गई राशि को बोला जाता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। ठीक है, तो पी का मान दिया है 1200, 1200 जो डॉलर है उसने जमा किया था। 4 साल के बाद, यानी समय, समय को यन से दर्शाते हैं, तो यन बराबर कितना हो गया, 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद जो अमाउंट बना, यानी मिश्र धन बना ए, वो कितना बन गया आपका, $1400 बन गया। तो बताना है कि आर का मान कितना है, यानी दर कितना है। तो सिंपल सा बात है, हमको पता चल गया पूछ क्या रहा है, तुरंत लगा देंगे। आप जानते हो सबसे पहले इसमें ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज कितना होगा समझिए। मूलधन था आपका 1200, मिश्र धन हो गया 1400, तो ब्याज कितना हुआ, तो आप कहोगे 200, तो 200 लिख दीजिए। यानी डायरेक्ट फार्मूला पर हम बैठा रहे हैं, ब्याज गुणित होता है 100। दर निकाले का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित समय। तो मूलधन कितना था 1200, और समय कितना था 4 वर्ष का।
तो आप जानते हो कि 2 छम हो गया 12 और 4 पचीसम हो गया 100। तो कुल मिला जुलाकर आया आपका 25/6। ठीक है। अगर इसको हम दशमलव में बदलें जैसा कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा आपका 6 चौक 24, फिर हो जाएगा 6 एकम 6, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 6 छक्का 36, मतलब लगभग लगभग कितना आ जाएगा आपका 4.17। हालांकि हम लोगों का कितना आ रहा है 4.16, जो कि लगभग में कितना हो जाएगा 4.17। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखो, और ये परसेंटेज में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में 4.17 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन हम समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका लस और मस पर आधारित है, वो भी भिन्नों का लस व मस। समझिए, पहला जो क्वेश्चन है लिखा है मतलब 9/4 कामा 10/21, 21/10 कामा 63/20 का लस बताइए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 9/4, 21/10, उसके बाद है आपका 63/20 का हमको बताना है लसा। तो लसा बताने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला ये होता है कि जब भिन्न में रहता है तो अंश का लस और भिन्न का मतलब हर का मस, हम लोग फार्मूला लगाते हैं। यानी ऊपर वाला जो पार्ट है उसका तो निकाला जाएगा लस, और जो ये नीचे वाला पार्ट जो आपको हर दिख रहा है इसका निकाला जाएगा आपका मस। तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर अगर लसा निकालेंगे तो ये 63 ही आएगा, क्योंकि 9 सत्ते 63, 21 तिया 63, 63 एक कम 63। और अगर इसका हम लोग मसा निकालें, मसा का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो इसका मसा निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा और 2 से 20 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, आपका बटा में कर देंगे 2। यानी जो इसका लसा आएगा वो आएगा 63/2। 63/2 हम लोग निकाले हैं। तो ऑप्शन नंबर हम देखें, पहले में दिया है 85/7, दूसरे में दिया है 63/2, तीसरे में दिया है 21/2 और चौथे में दिया है 2/63। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 63/2, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, और आप क्वेश्चन पढ़िए तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। ठीक है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी, समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दो रेलगाड़ी हैं, इस तरीके से हम थोड़ा डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए और अंदाजा लग जाए कि हम लोग इस सवाल को कैसे लगाने वाले हैं। पहले की जो लंबाई है इसको L1 मानेंगे, तो आपका 390 मीटर है, और दूसरे की जो लंबाई है L2 वो है 250, और ये एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। ठीक है, लेकिन विपरीत चल रही हैं। विपरीत का मतलब ये होता है कि आमने सामने एक दूसरे के आ रही हैं। ठीक है, जैसे समानांतर चलने का मतलब जब एक ही दिशा में चलती, जैसे ये मार्कर है, अगर ये एक ही दिशा में ऐसे चलेगा तो इस तरीके से ट्रेन जाएगी, मतलब इस तरीके से आपको दिखा रहे, ऐसे जाएगी तो एक ही दिशा में जा रही है। लेकिन इसी को ऐसे उलट दें इस तरीके से, तो ये देखिए ये समानांतर तो है लेकिन इसकी जो दिशा है देखिए, एक की इस तरफ जा रही है, एक की इस तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। इसकी जो चाल है वो कितना है आपका, तो आप कहोगे 78 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे की जो चाल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि दूसरे की दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये 66 हो गया और एक हो गया आपका 78।
अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें समय पूछता है, तो समय तो पूछ रहा है इसमें भी। तो समय बराबर क्या फार्मूला होता है? समय t बराबर फार्मूला होता है दोनों लंबाइयों का योग बटे, चूंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है तो इनकी चालों का भी योग हो जाएगा, यानी 78 और 66, यानी प्रथम चाल यश1 और दूसरी चाल यश2। अब चूंकि देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इनको जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से गुणा करवा के। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए। तो ये हो जाएगा 0, 9 और 5 14 हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 1 हो गया 6। यहाँ पर इसको जोड़िए, 8 और 6 14 हो जाएगा, 7 6 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, गुणे 5/18 कर देंगे। तो आप जानते हो 18 8 144 होता है। अब 8 पंच 40 हो गया, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा आपका 640/40। तो 4 चौक मतलब 0 से 0 काट देंगे और 16 चौका 64 होता है, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 16 सेकेंड। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 16 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में पहला में दिया है आपका कितना, 24 सेकंड, दूसरा में दिया है 36 सेकंड, तीसरा में दिया है 30 सेकंड और जो चौथा दिया है वो कितना दिया है आपका 16 सेकंड। तो 16 सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक तो अपने शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसको इरेज करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है, एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपये ऋण लिया, यानी उधार लिया। उसके बाद कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी जो ब्याज है वो छमाही है, तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। तो 15,000 उधार लिया है, मतलब वो हो जाएगा मूलधन। ब्याज की जो दर है वो है 30%, तो इस प्रतिशत को अगर हम लोग छमाही में बांटेंगे तो 30 का आधा कर देंगे, आधा मतलब वो हो जाएगा आपका 15%। यानी समझिए ई बराबर दिया हुआ है आपका 15,000 रुपया लिया था वो, आर बराबर 30% जो कि वार्षिक है। ये कैसा है आपका, वार्षिक। वार्षिक को छमाही में जब बदला जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, 2 से भाग किया जाता है। तो अगर हम 2 से 30 में भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 15% छमाही, मतलब अर्धवार्षिक। उसके बाद जो समय है वो दिया है 1 वर्ष। तो आप जानते हो कि 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, 2 छमाही होता है। तो यहाँ पर लगा दोगे 2 छमाही। अब आपसे ए पूछा जा रहा है, ए पूछा जा रहा है तो फार्मूला आप जानते ही हो। क्या फार्मूला होता है, ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 के पावर n। तो यहाँ पर ए बराबर, अब पी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे कि पी की वैल्यू तो 15,000 है, तो रख दिया जाए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 15,000 और 1+r की वैल्यू कितना है, तो 15/100 की पावर 2। इसको हम लोग 5 से काटते हैं, तो जब 5 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। कुल मिला जुला कर ये हो जाएगा आपका कितना, 15,000 गुणे 20 एकम 20 3 23, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आ जाएगा और 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देते हैं। अब 15 नवैया कितना होता है, 135, हासिल लगेगा 13। उसके बाद 15 दूना 30, 30 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। हासिल कितना लगेगा, तो हासिल लगेगा 4। उसके बाद आप देखिए 15 पचे 75, 75 और 4 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और बटे में क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। तो 4 से हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जीरो भी है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचेगा। तो 4 9 36, यानी 19 से शुरुआत हो रहा है।
ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में 19 से शुरुआत हुआ है, इसका मतलब ये है इसको काटेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका अनुपात समानुपात से है, लेकिन ये बीजगणित का क्वेश्चन है। लिखा है यदि यक्स अनुपाते वाई बराबर 7:2 है तो 7x प्लस 4y अनुपाते 7x-4y का मान बताइए। यानी यक्स अनुपाते वाई का मान कितना दिया है 7:2। क्या पूछ रहा है हमसे 7x प्लस 4y बटा 7x-4y। अनुपात का मतलब क्या होता है बटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यक्स बराबर क्या मानेंगे 7 मानेंगे और वाई बराबर क्या मानेंगे 2 मानेंगे। यानी यक्स का मान 7 रखेंगे और वाई का मान 2 रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 गुणे 7 प्लस 4 गुणे 2 बटा 7 गुणे 7 माइनस 4 गुणे 2। तो आप जानते हो 7 सत्ते 49, 4 दूना 8, 49 और 8 कितना हो जाएगा 57, यानी 9 8 17 होता है। उसके बाद देखिए 7 सत्ते 49 और 4 दूना 8, 49 में से अगर हम 8 को घटाएं तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 41। तो आप ऑप्शन नंबर ए में ही देख पा रहे हो कि 57/41 दिया है, यानी 57:41, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किग्रा है। 40 किग्रा भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 किग्रा भार वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का जो नया औसत है, यानी नया औसत भार, वो है आपका 43.3 किग्रा, तो समूह में कितने छात्र हैं। तो समूह में कितने छात्र हैं, तो मान लेंगे छात्रों की संख्या n है। तो n छात्रों का अगर हम योग निकालें तो योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। औसत कितना दिया है 44 गुणे संख्या n है। अब इस योग में से, यानी पूरे जो छात्रों का योग था उसमें से 40 किग्रा भार वाले एक छात्र को निकाल दिया जाता है, तो -40 कर देंगे, और उसके स्थान पर 34 किग्रा भार वाले एक छात्र को शामिल कर लिया जाता है। तो शामिल करना मतलब प्लस, निकालना मतलब क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए छात्रों की संख्या कम नहीं हुई, क्योंकि एक जा रहा है तो एक आ रहा है, मतलब संख्या तो वही है बट उसके भार में अंतर है। ठीक है, अब इसका अगर हम औसत निकालते हैं तो बटा n कर देंगे, तो जो नया औसत आता है अब वो है आपका 43.4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 43.4, फिर ये गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 44n माइनस, अब यहाँ पर 40 में से 34 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और इसका गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 43.4n। अब 6 को उधर ले जाएं और 43.4 को इधर ले आएं, तो आप जानते हो 44 में से 43.4 को घटाएंगे तो 0.6 n बचेगा, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो बचेगा 6। कुल मिला जुलाकर n बराबर आ जाएगा आपका 10। यानी जो छात्रों की संख्या थी वो कितना थी 10 थी। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखिए 10 दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि पी एक काम को 14 दिनों में कर सकता है।
4 दिनों में P द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। तो समझिए कि P जो है एक काम को करता है 14 दिनों में। एक काम को कितने दिन में करता है? 14 दिन में। अगर हम कहें कि P एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 1/14 भाग, यानी दिन का उल्टा होता है काम। एक दिन में P 1/14 भाग काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा? तो P के 4 दिन का काम निकाल लेते हैं। 4 दिन का काम निकालेंगे तो हो जाएगा 4/14 भाग, काट देंगे तो हो जाएगा 2/7 भाग। इसका मतलब ये है जो P है वो 4 दिन में 2/7 भाग काम कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर आप बी में देख पा रहे हो, 2/7 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भागु जो का क्वेश्चन है इसको पढ़िए और हम जब तक इरेज कर रहे हैं तब तक आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये वाला जो क्वेश्चन है लिखा है 36, फिर आपका क्वेश्चन ही लिख देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 36 माइनस, उसके बाद लिखा हुआ है आपका 48 गुणे आपका 7/16, कोष्टक बंद, फिर माइनस है आपका। यहाँ पे लिखा है आपका 19 प्लस 3 माइनस 24। इसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, बड़ा वाला कोष्टक। इसकी वैल्यू आपसे क्या की जा रही है? पूछी जा रही है। तो आप ध्यान समझिए कि 16 तियां 48, 16 तियां कितना हो जाएगा? 48, यानी 3 बार में ये कट जाएगा। 3 का 7 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी ये वाला जो पूरा कोष्टक है इसकी वैल्यू आ गई 21। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि 19 और 3 22, ठीक है। 22 को अगर हम 24 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2, और -2 और बाहर भी माइनस है, तो इसकी वैल्यू कुल मिला जुला कर कितना हो गई? +2। और यहाँ पर जो ये आया है 36, ये माइनस है और इसकी वैल्यू कितनी है? 21, प्लस क्या है आपका 2। आप 36 में से 21 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा, प्लस क्या कर देंगे? 2। 25 और 2 कितना हो जाएगा? 25 नहीं 15, ठीक है 25। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 15। तो 15 और 2 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी? आपका 17 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी में 17 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके से है। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं वह संख्या यन था। अब इस यन में से आपने कितना घटा दिया? 10%, तो कितना बचा? आप कहोगे 90 बटा 100 कर देते हैं, फिर गुणा। अब ये जो शेष संख्या है इसमें से आप कितना घटा रहे हो? तो कह रहे हो 70%। जब इसमें से 70 घटा दिए तो कितना बचा? 30 बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1188। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1188। अगर हम देखें तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इसको काटते हैं। इसको काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 नवा 27 और तीछक 18। फिर 9 से काटते हैं, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36। यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है, तो यन बराबर ये हो जाएगा 4400, मतलब 4400। यानी जो संख्या है हमारी वो क्या है आपका? 4400 है। तो ऑप्शन नंबर आप डी में देख पा रहे हो कि 4400 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आप क्वेश्चन तब तक पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 9,600 रुपया, और इसका जो विक्रय मूल्य है वो है 6,336 रुपया। कितना डिस्काउंट मिला? तो समझिए, वस्तु का जो अंकित मूल्य है कितना है आपका? 9,600। अंकित मूल्य बाय द वे क्या होता है, एक बार हम बता देते हैं। अंकित मूल्य जो आपके पैकेट पर जब आप सामान खरीदते हो तो उस पर जो छपा हुआ मूल्य रहता है वही क्या होता है, आपका अंकित मूल्य होता है। ठीक है। उसके बाद अंकित मूल्य तो दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है विक्रय मूल्य। कितना दिया हुआ है? 6,336, यानी 6336 दिया हुआ है। तो कितने का आपको डिस्काउंट मिला? तो आप क्या करिए, घटा दीजिए इसको। यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी 3264 रुपया का उसको डिस्काउंट मिला। लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम लोग प्रतिशत भी निकाल देते हैं। तो आप जानते हो, प्रतिशत जब छूट का निकाला जाता है, डिस्काउंट का निकाला जाता है, तो अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। अंकित मूल्य कितना है? 9,600। तो 9,600 गुणे यहाँ पर 100 और लगा देंगे प्रतिशत। डबल जीरो काट देंगे। आप जानते हो 16 दूना 32 होता है, 16 जीरो हम जीरो, 16 चौका 64, और 16 छक्का 96। 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। कुल मिला जुलाकर आ गया आपका 34%। यानी जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का दे रहा है? 34% का दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं कि ए में दिया हुआ है आपका 34%, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पर लगा देते हैं, आप पढ़िए, तब तक हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, और R2 जो है वो 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान बताइए। तो सबसे पहले R2 का मान निकालिए। देखिए, जो R2 है वो 5600 से 50% अधिक है, तो 50% अधिक है मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 50/100। तो कुल मिला जुलाकर ये लिख देंगे 5600 गुणे 150/100। तो डबल जीरो काट देंगे। 15 छक्का 90, और 15 पचे 75। 75 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, मतलब ये हो जाएगा 8400। इतना हो गया कौन? R2। अब समझिए, कह रहा है कि जो R1 है वो R2 से कितना कम है? 13% कम है। यानी R2 का अगर हम 13% निकाल देते हैं तो जो बचेगा वो कौन बचेगा? R1 बचेगा। तो 13% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर आप 100 में से 13 को घटाते हो तो बचता है 87। ठीक है, कितना बचता है? 87/100। डबल जीरो काट देंगे तो बचेगा आपका 84 गुणे 87। यहाँ पर लिख भी देते हैं, 84 गुणे 87। अब अगर 7 का 4 में गुणा करा दें तो 4 सते कितना हो जाएगा? 28। अब आप अपने ऑप्शन में देखिए, इसका ऐसा ऑप्शन है जो इकाई का अंक है 8। तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी है, 7308 लिखा है। कितना लिखा है? 7308। इसका मतलब ये है कि जो इसका गुणा आएगा वो 7308 आएगा। तो यहाँ R1 का मान कितना आ गया? 7308, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आप इसे पढ़िए और हमारे साथ लगाइए। चलिए, हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का, लिखा है मोहन 4,000 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। मतलब मोबाइल खरीदा, उसको रिपेयर करवाया बढ़िया से,
फिर लिखा हुआ है यदि वह मोबाइल को 5,000 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप ऐसे मुंह जबानी भी से बता सकते हो कि 4,000 में खरीदा था, 500 रुपया का मरम्मत करवाया, मतलब कुल खर्चा कर दिया आपका 4500 रुपया। 4500 रुपया खर्चा कर दिया और 5,000 रुपया में बेच दिया, तो कितने का उसको लाभ हुआ? तो आप कहोगे 500 रुपया का। 500 रुपया का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है। जब प्रॉफिट 500 रुपया का हुआ तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? तो ऐसे में प्रतिशत निकालने के लिए 500 बटा, अब जितना खर्चा किया था, खर्चा कितना किया था? 4500, गुणे कर देंगे 100 और लगा देंगे यहाँ पर प्रतिशत। अब समझिए डबल जीरो कट गया, 5 9 45, तो 9 से भाग अगर 100 में करेंगे, यानी ऐसे 100/9%। तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, ऐसे ये चलता जाएगा। तो 11.11% उसका क्या आ रहा है? लाभ आ रहा है। यानी अगर प्रतिशत में लाभ पूछेगा तो 11.11% उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 क्वेश्चन हम करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आगे आने वाली जो क्लासेस हैं वो इसी तरीके से होंगी। आज आप मैथ का देख रहे हैं, तो कल आपको हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और सॉल्व करवाएंगे। बीच बीच में हम लोग हिंदी का थ्योरी भी पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको संधि पढ़ाया था, समास पढ़ाया था, अभी पर्यायवाची पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद तत्सम तद्भव है उसको पढ़ाएंगे। यानी एसएससी जीडी में हिंदी में जो भी पूछा जाता है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको डिलीवर कर दिया जाएगा पेपर से पहले। तो इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और पढ़ाई अपना करते रहिए, ठीक है। हमारा एक और भी चैनल है आपका अर्जुन मैथ्स के नाम से, उस पर हम लोग वीडियो मैथ का लेकर आते रहते हैं। आप वहाँ पर भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी हम आपको मैथ के कुछ तरीके सिखाते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा, हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।